Good morning, student. Today we will study the third chapter of history, first phase of the Indian national movement. In the previous video, I have explained you about the national movement, how it rise, and in this video we will study about the first phase. As you know that this Indian national movement has three phases: first phases, second phases, and the third phases. जो फर्स्ट फेजेस था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसमें जो भी ये नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने जो तरीका अपनाया था ब्रिटिश से फाइट करने का, वो एक मॉडरेट था, यानी कि वो ब्रिटिश के साथ मिलजुल करके और अपनी फ्रीडम को पाना चाहते थे। जो सेकंड फेज़ था उसमें जो नेशनलिस्ट थे वो एग्रेसिव हो गए थे, यानी कि वो लड़ाई करके अपनी विक्ट्री चाहते थे। जो थर्ड फेज़ था वो महात्मा गांधी से रिलेटेड था, और वो थर्ड फेज़ महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हुआ, जैसे उन्होंने जो भी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस ये सारे कॉपरेशन चलाए, उस तरह ये थर्ड फेज़ हुआ। तो वी विल स्टडी द फर्स्ट फेज, एंड दिस फेजेस हैज़ started from 1885 to 1905। 1885 से 1905 का जो पीरियड था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज़ था। एंड इससे पहले मैंने आपको बताया प्रीवियस चैप्टर में कि उस टाइम पे दो पार्टी हुई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और क्योंकि दोनों के मोटिव सेम थे तो ये दोनों पार्टी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड हो गए थे एक दूसरे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गया। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हो गई। जो फर्स्ट पार्ट था वो तो अर्ली नेशनलिस्ट था, यानी कि अर्ली जो नेशनलिस्ट थे उनका था, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलजुल करके अपना काम करवाना चाहते थे। जो दूसरा ग्रुप था वो असर्टिव नेशनलिस्ट था, रेडिकल्स था, यानी कि जो सेकंड ग्रुप था वो बिलीव करते थे कि दे बिलीव इन डिफरेंट पॉलिटिकल मेथड टू अपोज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि वो ब्रिटिशर्स से फाइट करके और जो भी मतलब अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते थे। वो उनसे मतलब अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती थी तो वो चाहते थे कि वो उससे लड़ करके अपना हक हासिल करें। तो इस तरह 1907 में ये पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हो गई थी। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके जो मेन लीडर थे वो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, ये सारे उसके मेन लीडर्स थे। उनका जो फेथ था वो ये था कि वो ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रख करके और अपनी डिमांड्स को पूरी करवा सकते हैं। वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट किया जा सकता है अपने आर्ग्यूमेंट से, यानी कि उनको ये रियलाइज़ कराया जा सकता है कि ये पॉलिसी सही नहीं है इंडियन पीपल के लिए, इसमें वो इम्प्रूवमेंट करें। They did not want to overthrow British rule by violence, मीन्स वो वायलेंस के साथ ब्रिटिश रूल को यहाँ से नहीं हटाना चाहते थे, बल्कि वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके और उनके साथ कोऑपरेट करके अपनी ओपिनियन को रखना चाहते थे। एंड देयर चीफ डिमांड वॉज सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रिजाइम, यानी कि वो ब्रिटिशर्स को वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स रहें इंडिया में और उनके अंडर में इंडियन पीपल भी पार्टी में रहे। दे एक्सप्रेस लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के साथ लॉयल्टी रखा, यानी कि उनके साथ कुछ कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करी कि उनके साथ मिल करके और उनके साथ वायलेंस करें, ऐसा कुछ नहीं किया। वो टोटली लॉयल थे, यानी कि उनको ये बिलीव थी कि वो ब्रिटिशर्स से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी ओपिनियन रखेंगे और ब्रिटिशर्स उनकी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। वो ब्रिटिशर्स के साथ क्यों मिलजुल के रहना चाहते थे, क्योंकि उनकी ये थिंकिंग थी कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो भी इलनेस थी, जो भी कस्टम थे, सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ये सारे बंद हो गए और एजुकेशन फैली इंडिया में, और इस तरह बहुत सारे डेवलपमेंट किए ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरह उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा भी
करेंगे। मीन्स जो भी पॉलिसी है उनकी अभी वो गलत पॉलिसी है, वो सही नहीं है, लेकिन जब हम उनसे बात करेंगे और अपनी ओपिनियन देंगे तो वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर देंगे। तो इस तरह ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, उनके सपोर्ट में थे। The philosophy of the early nationalists can be summarized in the words of Badruddin Tayyibji, who said in 1887, "Be moderate in your demand, just in your criticism, correct in your fact and logical in your conclusion." जो अर्ली नेशनलिस्ट की फ़िलासफ़ी थी वो बदरुद्दीन तैयब जी के वर्ड में समराइज हो सकती है कि अपनी डिमांड में मॉडरेट रहो, क्रिटिसाइज़ करो और अपने जो भी फैक्ट्स हैं उनको करेक्ट करो, लेकिन वायलेंस नहीं करो। तो क्या क्या मेथड थे, मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, उनके क्या क्या मेथड थे, कैसे वो अपनी बात को रखते थे। तो वो पीसफुल मेथड के थ्रू अपनी बात को रखना चाहते थे। वो उनको वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि इफ़ द इंडियन डिमांड्स वेयर जस्ट एंड रीजनेबल द ब्रिटिश वुड ग्रांट देम देयर रिक्वेस्ट, यानी कि अगर हमारी डिमांड्स जो है वो सही है, उस रीज़नेबल है, तो ज़रूर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पूरा करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीव में थे कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में रूल हो। एज द कांग्रेस वॉज इन इट्स इन्फेंसी, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि वो नई नई बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, वो लोगों को एजुकेट कर रही थी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर अराउज़ कर रही थी कि ये चीज़ें सही है, क्या चीज़ गलत है। क्योंकि उस टाइम में लोगों के अंदर बहुत इलिटरेसी थी, उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था एजुकेशन का, पॉवर्टी थी। तो ये सारी चीज़ें एक हिंड्रेंस थी कांग्रेस की पार्टी के लिए उस टाइम में। तो उस तरह पहले उसने लोगों को एजुकेट किया, उनके अंदर जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग को अराउज़ कराया। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज एनुअल सेशन करवाते थे वो पूरी कंट्री में, और डिस्कशन होते थे, व्यूज़ होते थे कांग्रेस के जो वो लोगों तक फैलते थे। तो इस तरह वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे। फिर क्या होता था, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते थे, उनके थ्रू लोगों के तक बात पहुंचती थी सारी। The early nationalists used the press for criticizing the wrong policy of the government। तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ होती थी उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इस तरह उनका ये सोचना था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी इस पॉलिसी को क्रिटिसिज्म को देखेगी तो वो उसमें चेंजेस लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे अगेंस्ट में जा रही है, हमें क्रिटिसाइज़ कर रही है। Leaders of the Indian National Congress held that they, being educated, represented the brain and conscience of the country and were legitimate spokesman of the Indian masses। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो एजुकेटेड थे, और तो उन्होंने मतलब जो भी उनके पार्टी में जो लोग थे वो हाईली एजुकेटेड पीपल होते थे, और बाकी आम पब्लिक से उतना नहीं था उनकी पार्टी में। तो इस तरह ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि ये सारे लोग मिलकर के उनके ख़िलाफ़ पॉलिसी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये किया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया, टू कीप द एक्टिविटीज़ ऑफ द कांग्रेस अंडर कंट्रोल। यानी कि जो पीपल जो लोग पार्टी में नहीं थे, जो इलिटरेट पीपल थे, वो लोग पार्टी में नहीं थे, तो उनको ब्रिटिशर्स ने प्रोवोक करना स्टार्ट किया। तो इस तरह क्या हुआ कि लड़ो और तोड़ो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने बनाई कि कांग्रेस पार्टी उनके अगेंस्ट में ना खड़ी हो सके। डिमांड्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, क्या क्या डिमांड्स थी अर्ली नेशनलिस्ट की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहते थे वो ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उस टाइम पे पॉवर्टी थी। तो वो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ कराना चाहते थे कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो और जो लैंड रेवेन्यू था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो लैंड पे रेवेन्यू लगता था उसको बहुत हाईली रेट लगा दिया था। तो वो उसमें डिडक्शन चाहते थे कि अगर रेवेन्यू कम होगा तो पीजेंट्स का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। सॉल्ट पे टैक्स लगाते थे, तो इसका वो एबॉलिशन चाहते थे कि सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस तरह बहुत सारी उनकी डिमांड थी, जिससे कि उनको लगता था कि ये सारी चीज़ें हट जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे इंडिया के अंदर।
सिविल राइट्स चाहते थे, यानी कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वर्नैक्युलर एक्ट पास किया था, जिसके थ्रू ये हो गया था कि कोई भी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। तो ये बैन को वो हटाना चाहते थे, यानी कि वो लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते थे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस एंड एसोसिएशन, ये सब लोगों को मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहते थे वो लोग, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एन इंक्रीज इन इट्स मेंबरशिप एंड पावर, यानी कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसमें इंडियन पीपल भी इंक्लूड हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहते थे वो। दे फेवर्ड इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस, यानी कि उस टाइम पे जो एग्ज़ाम होते थे ICS वगैरह के, तो उसमें क्या होता था, इंडियन पीपल को जल्दी नहीं लिया जाता था। तो इस चीज़ में भी वो रिफॉर्म चाहते थे कि इंडिया को भी उतनी इक्वालिटी मिले जितनी कि यूरोपियंस को है। अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ये सारी डिमांड्स के बाद उनको क्या क्या अचीव हुआ। इन अ करेक्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव द अचीवमेंट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट। क्यों अर्ली नेशनलिस्ट, क्योंकि मॉडरेट थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई अचीव नहीं किया, उनकी जो अचीवमेंट थी वो क्वाइट सिग्निफिकेंट थी। वो भले ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स का ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जहाँ पर उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी गलत है, वो उसको खुल करके क्रिटिसाइज़ करते थे। और उन्होंने ही लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। लोग जब एजुकेट होते गए तो उनको चीज़ें समझ में आने लगी कि दैट व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। द अर्ली नेशनलिस्ट अप्रोच द इम्पीरियल गवर्नमेंट विद जेंटलनेस एंड पेशेंस। उन्होंने गवर्नमेंट को जेंटलनेस के साथ, पेशेंस के साथ अप्रोच किया। और लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनकी प्लेस को रिफ्यूज़ कर दिया। द अर्ली नेशनलिस्ट वे आर प्रूडेंट इन हैंडलिंग द ब्रिटिश रूलर, यानी कि वो बहुत क्लेवरफुली ब्रिटिशर्स को हैंडल कर रहे थे अर्ली नेशनलिस्ट। और ये सारा जो भी वर्क था अर्ली नेशनलिस्ट का, ये टू फ्रंट्स में इफेक्टिव था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रिटिसाइज द नेगेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड दे ऑल्सो एक्सपोज द ब्रिटिश हाइपोक्रेसी टू ऑल द पीपल, यानी कि पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया। जब ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस करना, उनको क्रिटिसाइज़ को गलत करा, उनको डिवाइड एंड रूल करके उनको तोड़ना स्टार्ट किया, तब इससे क्या हुआ, जब इस तरह हुआ तो ब्रिटिशर्स की सच्चाई और लोगों के सामने आने लगी। उनकी जो हाइपोक्रेसी थी वो एक्सपोज्ड होने लगी। तो जब लोगों को दिखने लगा कि हाँ ब्रिटिशर्स यहाँ पर गलत हैं, तो वो सारे यूनाइटेड होने लगे। यूनिटी में आकर के वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फ्रीडम की फ़ाइट करने लगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? लाला लाजपत राय ने कहा कि अर्ली नेशनलिस्ट ने 20 ईयर्स को बर्बाद कर दिया ये मॉडरेट नेशनलिस्ट में। और ये जो ग्रेवेंस था, यानी कि जो वो मॉडरेटली ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ये सब बेकार है, फालतू है, ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह अर्ली नेशनलिस्ट को एक्यूज़ किया गया कि उनका मिशन सक्सेस नहीं हुआ और ब्रिटिशर्स ने उनका कुछ भी डिमांड फुलफ़िल नहीं करी। जो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन प्रोमिनेंट person of the early nationalist, which one, the first one is दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे अर्ली नेशनलिस्ट के, जिनको के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये 1852 में पारसी फैमिली में बॉम्बे में बॉर्न हुए थे। और अपनी पढ़ाई करने के बाद टीचिंग इन एंड मैथमेटिक्स एट द प्रेस्टिजियस एल्फिंस्टन कॉलेज इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स ही वेंट टू इंग्लैंड। अपनी पढ़ाई करने के बाद और एल्फिंस्टन कॉलेज में टीचिंग करने के बाद 10 साल टीचिंग करने के बाद वो इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स की सिंपैथाइज को विन किया, यानी कि ब्रिटिशर्स को अपने सपोर्ट में किया। और फिर इंडिया में आकर के वहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फॉर्मेशन रखी। और इस एसोसिएशन का मेन एम था कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स में एक अच्छा रिलेशन बन सके। फिर उसके बाद उन्होंने कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में भी ये एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। इस एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अपोज किया और जो भी एट्रोसिटीज़ थी, जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ थी, उसको कंडेम किया।
ही टूक एन एक्टिव पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो ये ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उन्होंने इसमें एक एक्टिव रोल प्ले किया और अपनी डेथ तक, यानी कि ही गाइडेड इट्स अफेयर टिल हिज डेथ and he commanded great respect among the leader and activities of the Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मेन लीडर थे, एक मेन पर्सनालिटी थे, मेन लीडर्स थे ये। और उनके जो बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। इन्होंने ये जो बुक लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्रिएट कर रही है, कैसे यहाँ के का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होती जा रही है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी। दादा भाई नौरोजी वॉज elected to the British House of Commons in 1892 on a Liberal Party ticket। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस में इलेक्ट किया गया 1892 में। इनकी जो लीडरशिप थी नेशनल कांग्रेस में, ये एक मेमोरेबल थी। और इन्होंने द नेशनलिस्ट हैड रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन किया था ब्रिटिशर्स ने, तो ये जो नेशनलिस्ट थे, अर्नी नेशनलिस्ट, इन्होंने स्ट्रांगली इसको रिएक्ट किया, कंडेम किया ब्रिटिशर्स को इसके लिए। इस तरह बहुत सारे वर्क्स थे जो कि सिग्निफिकेंट वर्क थे जो दादा भाई नौरोजी ने किया इंडिया के लिए। दादा भाई नौरोजी की डेथ हो गई 1917 में एंड ही इज़ रिमेंबर्ड टुडे फॉर द सर्विस ही रेंडर्ड इन मेकिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसको एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उनको आज भी याद किया जाता है। Then the second one is Gopal Krishna Gokhale। Gokhale was one of the noblest and the best workers, and its patriotism was of the highest and noblest type। गोखले को लाला लाजपत राय ने एक नोबल पर्सन और एक बेस्ट वर्कर कहा, और उनके अंदर जो पैट्रियोटिज्म था वो हाईएस्ट था। He was an educationalist who later turned into a politician। पहले वो एक एजुकेशनिस्ट थे जो कि पॉलिटिशियन में टर्न हो गए। इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एंड इन्होंने इंडिया की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बॉर्न हुए थे 1866 में। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने टीचिंग स्टार्ट करी and he joined the Deccan Education Society and later on became the principal of Fergusson College। Then he became a member of the Governor General's Legislative Council। In 1906 Gokhale founded the Servant of India Society। 1906 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इसको फॉर्मेशन किया। और इस सोसाइटी का जो मेन एम था कि जो लोअर क्लास के पीपल थे उनको अपग्रेड करना था, उनको प्रमोट करना था। तो इस तरह वो इंडियन पीपल को डेवलप करना चाहते थे। Then Surendranath Banerjee। Surendranath Banerjee is regarded by some historians as the father of the nationalist movement in India। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑन इंडिया का फादर कहा जाता है। ये 1848 में बॉर्न हुए। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। इनका द बंगाली न्यूज़पेपर था, इसके ये एडिटर थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग ऑफ द रिपन कॉलेज एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनको प्रेसिडेंट के तौर पे 2 बार इलेक्ट भी किया गया। ये भी एक पैट्रियोटिस्ट थे और एजुकेशनलिस्ट थे। ये वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वेस्टर्न कल्चर से। एंड ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश रादर दैन कन्फ्रंटिंग देम। इनकी भी यही थिंकिंग थी कि ब्रिटिशर्स के को कोऑपरेट करो, उनको कॉन्फ्रंट मत करो, यानी कि उनके अगेंस्ट में मत जाओ। ये एक फर्स्ट
कुछ इंडियंस में ये भी वो इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अपीयर किया था, बट उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सका था कुछ इनजस्टिस के चलते हुए। इस इनजस्टिस को फाइट करने के लिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया, विच डिमांडेड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर बोथ द इंडियंस एंड द यूरोपियंस। इन्होंने जो ये फाउंड किया इंडियन एसोसिएशन, इसकी डिमांड क्या थी कि इंडियंस को और यूरोपियंस को इक्वली ट्रीट किया जाए। And his association protested against the repressive measure of the British rule such as the Vernacular Press Act, the Arms Act, the inhuman treatment। तो ये जो उनका एसोसिएशन था इसने हर उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जो कि इंडियन पीपल के लिए अगेंस्ट थी, जैसे कि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था, द आर्म्स एक्ट था, इनह्यूमन ट्रीट कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स इंडियन को, ये सब हर एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया। Surendranath Banerjee felt a need to have an organization of an India, all India character which could find ways to solve all sorts of political problem। तो उस टाइम पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ये लगा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया में जो कि सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को मिल करके सॉल्व कर सके। तो इस पर्पज़ के लिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन हुआ 1883 में, और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी फॉर्मेशन हुआ। तो क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सेम था तो ये दोनों 1886 में मर्ज हो गए और इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का की फॉर्मेशन थी, जो इसका मेन जहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो ये हुई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के थ्रू। पहले उन्होंने ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन किया, जिससे इंस्पायर्ड होके ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना। तो ये मेन 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। In the next chapter we will study about the other phases of the nationalist movement. Thank you.